ग्रेविटेशन के पार्ट 1 फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के फॉर्मूले। आपका जे का एग्ज़ाम भी पास आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। छोटी सी वीडियो रहेगी, अपना प्यार बनाइए रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं देखता हूँ आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बच्चों ये सब आप ही के लिए हो रहा है। आप सब्सक्राइब करेंगे, हम मेरे से जुड़ेंगे, तो आपको और मेरे को लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करना नहीं करना, अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं केपलर लॉ। केपलर लॉ, ठीक है। सॉरी। तो केपलर भाई साहब हमारे जो थे, उन्होंने 3 लॉ दिए। पहला लॉ दिया, ये फॉर्मूला रिवीजन है, ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। पहला लॉ दिया बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। दूसरा लॉ दिया हमारा लॉ ऑफ एरिया, फर्स्ट डिवीजन होगा ये लॉ ऑफ एरिया। और तीसरा जो लॉ दिया ना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अच्छा, इस लॉ को ना बच्चों एक लॉ और बोलते हैं हार्मोनिक लॉ, हार्मोनिक लॉ, इसका नाम हार्मोनिक लॉ भी है। अच्छा, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि जो हमारा प्लेनेट है वो मूव करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। मैथ्स वालों ने तो इलिप्स पढ़ा होगा। इलिप्स में क्या होता है बच्चों, जैसे सर्कल में ये सब रेडियस होती है ना, तो इलिप्स में ये और ये अलग अलग होती हैं, ठीक है, रेडियस नहीं होती वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जो सन होगा ना, इसका एक फोकस होगा। क्वेश्चन क्या था, कहा था कि जो रूल था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट में कि सन इज एट वन फोकस एंड ऑल प्लेनेट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सेकंड क्या था, अगर तुम सन से किसी प्लेनेट, मान लो यहाँ पे घूम रहा है, एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करो, तो जो रेडियस वेक्टर ड्रॉ करोगे वो इक्वल एरिया कट काट काट के देगा आपको इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब 1 से लेकर 2 तक जितना भी टाइम इंटरवल आएगा, अगले 2 से 4 में भी उतना ही आएगा। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि L/2m बच्चों इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। इन्होंने कहा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कभी हम इसको जब डिटेल में जाएंगे तो हम सीखेंगे, अभी फॉर्मूला सीरीज है तो आप इतना ही ध्यान रखो कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट इन लॉ ऑफ एरिया, केपलर्स लॉ। और एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा इन सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस, या बोल दो यहाँ पे रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो कोई कोई इसको T=R⁴ प्रोपोर्शनल टू 3/2 भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, आगे चलते हैं। देखिए इस लॉ को थोड़ा आगे ले जाते हैं, जो आपका टाइम पीरियड वाला है। तो जो टाइम पीरियड, मान लीजिए कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसको समझिए आप पहले। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पर एक सन है। पहला रूल कहता है कि जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, और इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो एक जो फोकस होगा बच्चों वो क्या होगा, सन होगा, ठीक है। और प्लेनेट रिवॉल्व करेगा इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, क्लियर। तो जो इस सन से नियरेस्ट डिस्टेंस होती है यहाँ पे, और एक ये फार डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस के एक नाम है। ये पेरीफेरी पे है, इसके बहुत करीब है, तो बच्चों इसको बोलते हैं पेरीहिलेन, ठीक है। और यहाँ पर जो एपोजी पे है, इसके दूर है, ए है, इसको बोलते हैं एपीहिलेन, ठीक है। आपसे पूछा नहीं जाएगा, कई बार नाम दिए जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जो नियर पॉइंट है उसको बोलते हैं पेरीफेरी पे, ठीक है, पेरीहिलन। और जो फार पॉइंट पे इसको एपोजी बोल देते हैं या एपीहिलन बोल देते हैं। ये फार डिस्टेंस या फार पॉइंट बोल दीजिए, ठीक है, इस सन के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए, अगर इस सन की, अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पर एक प्लेनेट मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है, ये प्लेनेट P1 मान के चलो, ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पर उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी हुई होगी, यहाँ से कुछ इसकी अपनी डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, सन से लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर पेरीफेरी पे या पेरीहिलन, मैं 2 केस ले रहा हूँ, और एपीहिलन, 2 हैं एपीहिलन। यहाँ पर मान के चलते हैं बच्चों की जो वेलोसिटी है, यहाँ पर Vp है प्लेनेट की, और यहाँ पर Va है, ठीक है। अच्छा जी, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो सन से यहाँ तक की डिस्टेंस Rp है, और यहाँ पर Ra है, ठीक है। अच्छा जी, अब मास तो इसका सेम ही होगा,
क्योंकि एक ही प्लेनेट मूव कर रहा है। अब आप देखो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर ये एल पी है और ये एल ए है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ केपलर कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो एल पी को एल ए के बराबर होना पड़ेगा। और जब एल पी एल ए के बराबर होगा दैट मीन्स एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर या आर क्रॉस पी वेक्टर के टर्म में। तो मास तो वही है, तो वी पी आर पी इक्वल टू एम वी ए आर ए फॉर ये वाला, पी फॉर ये वाला, एम से एम कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देखिए वी पी ओवर वी ए इक्वल टू हो गया आपका आर ए ओवर आर पी। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर ए इज ग्रेटर देन आर पी, ये हमेशा होगा। आर ए जो है आर पी से बड़ा है, दैट मीन्स वी पी इज ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, कई लोग बच्चों आप देखते होंगे यहाँ पर कह देते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, वी मैक्स होगी। वो इसीलिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर पी जो है ना, यहाँ पर जो आर पी है वो कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये वाला रिलेशन देखिए आप, अगर ये कम होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी जा रहा है, ज़्यादा होगी, यहाँ पर वी मैक्स कह देंगे और यहाँ पर वी मिनिमम कह देंगे, वी मिनिमम कह देंगे। अच्छा जी, एक चीज़ इसमें और देखिए, इसी में आपसे ये पूछा जाता है अगर यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिए जाए आपको, 3 पॉइंट कैसे, मान लो प्लेनेट की 3 पोजीशन दी जाए, क्या क्या, एक पोजीशन ये दी जाए ए के दी जाए बी और ए के दी जाए सी। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस मान लो d1 दी जाए और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस d2 दी जाए और इसकी यहाँ से यहाँ तक d3 दी जाए और पूछी जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप डिस्टेंस देखिए और एक इसमें सिंपल सा रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। और रिलेशन क्या है कि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी है, हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस फ्रॉम सन। कहाँ से आया, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आप फॉर्मूले में ध्यान दो, फ्रॉम द सन, रट्टा मार लो तब भी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ये होगी, तो जहाँ पर डिस्टेंस कम होगी वहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जहाँ वी ज़्यादा होगा वहाँ ये ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है जो हमारी d3 है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। केपलर सेकेंड लॉ पे एक एरियल वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है। सिंपली मैं आपको बताऊं, अगर जो एरियल वेलोसिटी है बच्चों, एरियल वेलोसिटी उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम ओवर 2m। अब देखो एरियल वेलोसिटी अगर आप नॉर्मली देखें तो एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, एरिया ओवर टाइम, इसी को तो हम एरियल वेलोसिटी कहेंगे। अब देखो कई बार, एक बार ऐसा क्वेश्चन बना था कि जैसे मान लो ये है कोई प्लेनेट है, मान लो नहीं ऑर्बिट है हमारी, ठीक है, ऐसे बना दिया और आपसे कहा कि यहाँ पे सन है। ठीक है, ये सन है और ये कुछ इसकी 2 पोजीशन यहाँ पे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये सन है आपका, ये कोई पॉइंट है सी बी ए, ठीक है, और यहाँ पर पेरीफेरी हो गया या बी। आपसे पूछा गया, आपसे कहा गया, देखो इलिप्स का एरिया भी याद आना चाहिए आपको। इलिप्स का एरिया जो होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, इलिप्स का एरिया होता है पाई टाइम ए इंटू बी। ठीक है, अच्छा जी, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, ये जेई में ही आया था, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ये जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया जो है, मतलब जो एरिया ऑफ एस बी सी है उसका एरिया है 1/4 ऑफ इलिप्स। ठीक है, और एक चीज़ और दिया था कि जो बी ए सी है, ये बी ए सी है, बी ए सी में जो टाइम लगा t1 लगा और बी पी सी में जो टाइम लगा वो t2 लगा। तो आपसे पूछा गया है कि एरियल वेलोसिटी का या टाइम का रिलेशन निकालो। समझ रहे हैं, क्वेश्चन ये था कि जो एरिया ऑफ एस बी सी है वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स है, और आपसे पूछा कि जो बी ए सी ट्रैवल करने में टाइम लगा वो t1 है और बी पी सी को ट्रैवल करने में टाइम है t2 है। तो t1 और t2 में रिलेशन निकालो। अब देखो बच्चों यहाँ पे
एस बी सी का जो है 1/4 ऑफ ये है, तो आप मुझे बताओ बी ए सी में टाइम कितना लग रहा है, T1, ठीक है। तो जो बी ए सी है, तो यहाँ पर जो आपका एस सी बी है, ये जो एस सी ए बी है, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में देखोगे आप, तो एस सी ए बी का जब एरिया आपसे कोई निकालने को कहेगा तो आप इसको तोड़ लीजिए, एस सी बी प्लस बी सी ए, समझ रहे हैं ना। एस ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो पूरे इलिप्स का अगर एरिया ए है तो आधा आधा इलिप्स है, तो एस ए सी का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, और इसका एरिया आपको दिया है, एरिया ऑफ इलिप्स का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस A/2, इसको सॉल्व करिए आ जाएगा ये 3A/4। अब अगर आपको निकालना है बी पी सी का पूरे का निकालना है, तो आप पूरे में से इतना एरिया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप A/2 में से पूरे में से A/4 हटा दीजिए, तो A/2 माइनस A/4 कितना आ जाएगा, A/4 ही आएगा। तो इसका मतलब है इस BAC में जो एरिया है वो 3A/4 है, और जो BPC में एरिया है वो A/4 है। अब आपको एरिया वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है, तो जैसे आप एरिया वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाओगे तो 3A/4 और इसको ट्रैवल करने में टाइम लगा है T1, किसके बराबर होगा, A/4 इसको ट्रैवल करने में टाइम लगा है T2, ठीक है। तो इजी कैलकुलेशन था, इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो जो आपका T1 हो जाएगा वो 3 टाइम T2 हो जाएगा। तो कई बार ऐसे रिलेशन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि L/2 एरियल वेलोसिटी होती है और एरिया बाई टाइम होता है। आगे चलते हैं, मैं इसको बहुत जल्दी डिटेल में करवाऊँगा, अभी फॉर्मूला रिवीजन चल रहा है, तो आप समझने की कोशिश करें, या रिवाइज हो जाएगा, जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा। अब जो मेन फॉर्मूले हैं बच्चों वो हैं सैटेलाइट के। जैसे मान लीजिए ना, ये कोई एक अर्थ का सरफेस, हमारा अर्थ की ऑर्बिट है, आर है, जिसका मास m है, और आपका कोई सैटेलाइट h हाइट पे यहाँ पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये h हाइट है। तो आपसे इससे क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्पीड क्या होगी, और जो इससे ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो ऑर्बिटल स्पीड अगर आपसे पूछेगा तो सिंपल सी बात है, रूट, ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ड्राइव यहाँ नहीं किए जा रहे, R+H, ठीक। अच्छा जी, अगर आप इस GM को खोल देते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता होगा छोटा जी और बड़ा जी का रिलेशन, तो G इक्वल टू होता है GM/R²। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा GR²/R+H, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपसे कभी भी लिखा हुआ आता है क्लोज टू अर्थ के बहुत क्लोज है, दैट मीन्स H हमारा लगभग 0 हो जाएगा, और जैसे H 0 होगा तो V हो जाएगा √GR, ठीक है। और इसी को अगर आप एस्केप वेलोसिटी में देखें तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन ये होता है। एस्केप हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अब बात रही टाइम पीरियड की, सेकंड है, ये तो पहला पैरामीटर है जिससे क्वेश्चन आते हैं। टाइम पीरियड अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड वैसे जनरली फॉर्मूला क्या होता है, T = 2πr/v, और बच्चों यहाँ पे r क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हो जाएगा 2πr+h/v, ठीक है। इसी को थोड़ा अगर आप रीअरेंज करते हैं, ठीक है, तो कैसे आएगा, मतलब ये v की वैल्यू आप ये वाली उठा के इसमें रख देंगे अगर, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2π, और इसको मैंने पूरा अंदर ले गया हूँ, R+H स्क्वायर आएगा तो मैंने अंदर क्यूब कर दिया है GM। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फिर वही अगर क्लोज टू अर्थ कहेगा, H को आप 0 करोगे, जैसे क्लोज टू अर्थ आप करते हैं, H को आप 0 कर दोगे, और जैसे H 0 आ जाएगा तो आपका ये लगभग आएगा 2π√R/g, और जिसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 84.6 मिनट आती है, ठीक है। ये छोटा जी है अगर आप ध्यान रखें तो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। अब सैटेलाइट का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखिए, कभी भी अगर f जो है बच्चों 1/r⁴n है, ये ट्रिक समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर f आपका 1/r⁴n है तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा r⁻n−1/2 होगा, और जो वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उस सैटेलाइट की, वो होगी r⁻n−1,
पहली ट्रिक याद रखना अगर आप कर पाएंगे तो। दूसरा F इक्वल टू आर की पावर n अगर होता है, ठीक है, तो टी जो होगा आपका यहाँ पर वो हो जाएगा आर की पावर 1 - n/2। ठीक है, जो जैसे फॉर्म में लिखा है ऐसी फॉर्म में मिलेगा तब आप इजीली लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अगर एनर्जी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू की पावर आर एन है, तब अगर टाइम पीरियड कभी पूछ दिया जाए तो आर की पावर 2 - n/2 हो जाएगा। ये तीन आपके रिलेशन है, ध्यान रखिएगा इसका, कई बार आपसे पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, वो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी की आधी और जो टोटल एनर्जी है उसकी बराबर होती है। तो अगर इनके एक्चुअल में आप रिलेशन लिखो तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है जी, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट ओवर टोटल डिस्टेंस, R+H लिख दीजिए या R कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वही -12 जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ प्लैनेट ओवर R+H, और टोटल एनर्जी में आप क्या करेंगे -Gm, अच्छा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, माइनस गलती से लिख दिया, m/2R+H, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो नेगेटिव आ रहा है ये बता रहा है आपको क्लोज सिस्टम की एनर्जी को, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ट्रिक और हो गई और कुछ आपके एनर्जी के रिलेशन हो गए। यहाँ पर जो एक एम है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल मास ऑफ अर्थ को, और जो छोटा है वो कर रहा है मास ऑफ प्लैनेट को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो रिलेशन है बच्चों वो है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। आपसे ट्रेजेक्ट्री पूछेगा कई बार, तो वहाँ पर ये लग सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपसे मतलब ये कहेगा कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, मतलब जैसे ये अर्थ है आपका और ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और आपसे पूछेगा कि इसके अलोंग में यहाँ पर कोई पॉइंट ए से बी की ओर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, समझ रहे हैं। आपसे कहेगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए इन डायरेक्शन ऑफ ए बी विद डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से इधर को भेज रहे हैं तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, और इसकी वेलोसिटी v है। तो अलग अलग केस है यहाँ पे, जैसे अगर आपकी v 0 होगी सपोज, ठीक है, समझ रहे होंगे ना, अर्थ के बिल्कुल सामने हम इसको यहाँ को फेंक रहे हैं, तो कब ये गोल घूमेगा कब नहीं घूमेगा, तो वो ट्रेजेक्ट्री की पूरी केस में डिस्कस कर देता हूँ। तो अगर v 0 होगा तो इसका मतलब है जो पाथ होगा बच्चों वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। फिर अगर आपके v जो है वो एस्केप वेलोसिटी से छोटा है और लेकिन 0 से बड़ा है, उस केस में हमारा इलिप्स बनेगा। अगर आपका v जो है ऑर्बिटल के बराबर हो गया, v जो है ऑर्बिटल के बराबर हो गया, उस केस में हमारा सर्कल वाला पाथ बनेगा। अगर हमारा ऑर्बिटल से तो ज़्यादा है लेकिन एस्केप से कम है, तो उस केस में बच्चों अगेन इलिप्स बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर हमारा एस्केप हो गया तो इसका मतलब है एस्केप हो जाएगा वो पार्टिकल आपका, एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की कोई इज्जत नहीं है, बाहर निकल जाएगा पार्टिकल। और अगर जो आपका पार्टिकल है वो ये जो वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तब भी हमारा क्या होगा वो एस्केप हो जाएगा, लेकिन उस केस में हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये मैंने डिस्कस कर दी। आगे चलते हैं। कई बार आपसे ग्राफ भी पूछ दिया जाता है, तो ये ग्राफ भी आप ध्यान रखिए। यहाँ एनर्जी को हम दिखा रहे हैं और इधर हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये ग्राफ आपका काइनेटिक एनर्जी को दिखाएगा, और ये हमारा टोटल एनर्जी को दिखाएगा, और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी को दिखाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ भी कभी कभी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अगली जो कंडीशन है बच्चों वो है एनर्जी कंजर्वेशन। आप देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में अगर जेई के PYQ उठाएंगे तो लगभग हर साल अगर 4-5 शिफ्ट हो रहे हैं तो 3 या 4 बार एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछा है। बस ध्यान क्या रखना है, जैसे मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पर एक मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, m1 मान लेते हैं इसको, ये r है, तो ये सरफेस है आपका। तो हमेशा कंजर्वेशन के लिए 2 डिफाइन पॉइंट होने चाहिए, और ये किसी हाइट पे h, किसी हाइट पे कोई प्लेनेट है जिसका मास m1 है, m2 है, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी यहाँ कैलकुलेट करना है। देखो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा कब निकालेंगे, जब हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना इस बात को। अगर वेलोसिटी की ज़रूरत है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना ही पड़ेगा, ठीक।
कोलिजन भी हो रहा है तो फिर मोमेंटम भी लगाना पड़ सकता है। जैसे लास्ट ईयर आप देखें जेई में कोलिजन और एनर्जी कंजर्वेशन का उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक है, तो वहाँ पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, देखो पार्टिकल के सरफेस पे यहाँ पे एक तो इसके सरफेस की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो सरफेस पे काइनेटिक और पोटेंशियल हमेशा दोनों होगी। क्यों, आप ऊपर को फेंक रहे हो, किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। और वही पोटेंशियल की बात है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जी एम M1 M2 बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है आर। जैसे ही आपने यहाँ फेंका तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, अगेन वही माइनस G M1 M2 और टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा आर प्लस एच। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी होगी टोटल, वो इस टोटल एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक बता देता हूँ अभी और। मान लीजिए आपसे कहा कि कोई ट्रिक ये है, आपसे कहा कि कोई बॉडी है जिसका मास M1 है, वो यहाँ पे रखा गया, ठीक है, और यहाँ से हमने h हाइट ऊपर, यहाँ जो यही कंडीशन है ऐसे ही करा, हमने ऊपर फेंका, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्या पूछना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसमें आप डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, mgh/1 + h/r। यहाँ पर जो m है, ये m हमारा अर्थ का मास है और ये m1 हमारा प्लेनेट है, समझ रहे हैं, m जो है मास ऑफ अर्थ है। तो कई बार बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन आप अच्छे से करना, अगर आप मेरी ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, दो उसमें है, दो सिस्टम वाला भी करके देखना, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये तो बहुत सिंपल केस में डिस्कस कर रहा हूँ कि सरफेस पे ये दो होगी, ये होगी। अब देखो लास्ट ईयर 2019 में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था बीच में GPYQ में, तो वहाँ पे क्या था कि सैटेलाइट यहाँ से आगे जब बढ़ रही है, उसके बाद एक रॉकेट नीचे को छोड़ रही है, तो रॉकेट नीचे को छोड़ रही है तो वहाँ पे दो वेलोसिटी हो जाएंगी, रेडियल भी और टेंजेंशियल भी। रेडियल निकालने के लिए आपको फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो इसलिए कंजर्वेशन का आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। आगे चलते हैं। अब जनरली आप देखते होंगे बच्चों, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो t² है वो r³ के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, मैंने भी अभी तक आपको यही बताया। लेकिन आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, मैंने जो आपको रूल बताया है उससे निकाल लीजिए, t = 2πr/v और v की वैल्यू रख के वहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, 2πr⁴/√gm। तो पता है एक बार एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें मास पूछ लिया गया था, ये दे दिया, कह दिया कि उस प्लेनेट का मास बताओ, तो ये वाला याद करिए, फ़ायदा मिलेगा आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें कुछ सिस्टम है जिसकी आपको एनर्जी आनी चाहिए, देखते हैं क्या है। तो बच्चों कुछ सिस्टम है जिनके आपके बहुत सारे जिनके टर्म्स आपको आने चाहिए। जैसे एक है रिंग, अगर रिंग की वजह से आपसे पूछे, रिंग, अगर इसमें रिंग है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट है सेम यही, अगर रिंग की वजह से आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए रिंग है और इस रिंग के ये वाली जो रेडियस है ये मान लीजिए r है, और इस x पॉइंट पे आप पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहे हैं, E.G लिख दे रहा हूँ उसको, तो आप उसको लिखेंगे Gm/r² + x² 3/2, ठीक है। E.G जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है। अच्छा जी, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ±r/√2, ठीक है। आप इस रिजल्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से एक बार कंपेयर करके बताइएगा मुझे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है स्फेरिकल सेल, आपके पास क्या है, स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल का जब आपको कभी निकालना होगा तो आप कैसे निकाल सकते हैं, स्फेरिकल सेल का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कितना होगा आउटसाइड, अगर आपसे पूछे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। E.G से लिख रहा हूँ मैं इसको, तो वहाँ पर होता था K, यहाँ पर K की जगह G आ गया, तो G वहाँ पर Q होता था, यहाँ M आ गया /r², ये आउटसाइड है जब R रेडियस से बड़ा है, ठीक है। अब यही अगर मैं आपसे बाउंड्री पर पूछ लूँ, तो बाउंड्री पे जो होगा ये वो हो जाएगा E.G = Gm/r², और वही अगर इनसाइड पूछ लो तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। स्फेरिकल सेल है, पूरी कंडक्टिंग है, यहाँ पर जो है डायरेक्शन का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। और वही मैं आपसे अगर सॉलिड स्फीयर का पूछ दूँ, ठीक है, स्फेरिकल सेल जो है वो
यूनिफॉर्म कंडक्टिंग होती है। तो सॉलिड स्फीयर का अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे, तो सॉलिड स्फीयर में ई जी जो है आउटसाइड, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, अगेन वही जितना ऊपर हुआ था GM/r², जब r बड़ा होगा, ठीक है। बाउंड्री पे r और r बराबर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे इसमें इनसाइड तो इनसाइड में कितना हो जाएगा, इनसाइड में यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे होगा GM/r/r³, ठीक है। और कहाँ पर r जब r से छोटा हो, ठीक। अच्छा जी, और वही अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पे हो जाएगा EG, सरफेस पे जो अगर आपसे पूछा जाए या बाउंड्री पे पूछा जाए तो GM/r², जब r के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ध्यान ये देना आप इस पॉइंट पे, ग्राफ, इन दोनों के आप ग्राफ खुद से ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। आप इसका कर सकते हैं घर में, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। वहीं अगर स्फेरिकल सेल के बारे में बात करें बच्चों, सेम वही है ग्रेफ। अब ये तो फील्ड है, अगर आपको इस सेल की पोटेंशियल पूछ दिया जाए तो स्फेरिकल सेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा और वो कहाँ पर आउटसाइड, वो होता है GM/r, और r बड़ा होगा, आउटसाइड का ये होगा। अगर आपसे इनसाइड या सरफेस पे पूछ दिया जाए तो GM/r, r जब सरफेस के बराबर हो या अंदर का हो, ठीक है। वहीं सॉलिड स्फीयर का अगर आपको पोटेंशियल पूछ दिया जाए, सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल में आप देखेंगे तो V इक्वल टू, अगर आपसे आउटसाइड पूछ दिया जाए तो GM/r, r जब r से बड़ा है। वहीं अगर सरफेस पे पूछ दिया जाए तो -GM/r, और r जब r के बराबर है। और अंदर का पूछ दिया जाए तो अंदर का GM/3r² -r²/2r³, ठीक है। तो ये आपका इनसाइड का है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जा सकता है। हाँ, वहीं अगर रिंग का पूछा जाए, रिंग का पोटेंशियल नहीं लिखा था हमने, -GM/r² + x² ½ तो ये क्वेश्चन जो है ये तो पूछा ही गया था पिछली बार कि कितना होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर आप चले, आपको ये पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग बच्चों पॉसिबल नहीं है। इवन स्फेरिकल सेल के अंदर जो फोर्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो ग्रेविटी के थे, आपको ये तैयार कर लेने हैं। और अगर इनका ग्राफ है, अब बना ही रहे तो ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर स्फेरिकल सेल है, देखो इसके अंदर 0 है, तो स्फेरिकल सेल का जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इसके डाउनवर्ड ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसे बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसका यहाँ तक 0 है, तो ऐसे ही 0 हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो ये बनेगा ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। और जो ये वाला केस है, इसमें एक लाइन ऐसे नीचे को भी, नीचे से ऊपर को भी बन जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, छोटा सा वीडियो थी, ठीक है। एक वीडियो में ऐसी बनाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले और ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूलों को कंपेयर करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए बच्चों, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आते हैं जाते हैं, आपकी मेहनत देखी जाएगी। रोज़ पढ़ो, कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ो। और चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।